विवेक देशपांडे सर, आप महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से योगेश सर कह रहे हैं कि खतरे की घंटी, वो सर खतरे की घंटी सबसे ज्यादा इस टाइम महाराष्ट्र में ही बजाई जा रही है। लगातार वो घंटी वहीं पर बंध रही है, वहीं बन रही है सारी चीजें। सर, दो तीन चीजें। एक तरफ जो दोनों गुट जो है एनसीपी के, जिनकी बैठकें चल रही हैं, एक तरफ शरद पवार ने जो है वो यशवंतराव चौहान सेंटर में उनकी बैठक चल रही है, दूसरी तरफ जो अजीत पवार है उनकी भुजबल नॉलेज सिटी में बैठक चल रही है। तो ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, साथ में उधर शिंदे जी भी लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके विधायकों की और मंत्रियों की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। तो एक तो उस स्थिति पर आपकी टिप्पणी, और दूसरा सर ये जो बात हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग वाली, लगातार ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सर, जब हम जो रिकॉर्ड है, जो इतिहास है अभी पिछले 4 सालों का, बार बार सर 4-5 बार ये पाला बदलने का खेल हो चुका है। तो क्या ये जो प्रयोगशाला है वो इस समय महाराष्ट्र शिफ्ट हुई है, तो वो सियासी के ये जो सीधे सीधे सियासत एकमात्र वजह है, या इसके पीछे कोई और भी वजह है? हाँ जी सर। राम प्रकाश जी, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो बहुत ही कई लेवल्स पर अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब जिस तरह से पैसे का उपयोग दुरुपयोग हुआ है, पहले जब शिवसेना तोड़ी गई तब जो नारा चल रहा था 50 ओके एकदम ओके, भले ही वो बीजेपी की तरफ से या फिर शिंदे गुट की तरफ से झुठलाया जाएगा, लेकिन इस तरह की बातें सामने आई थी। खुद एक उनसे जुड़े मंत्री ने भी ये बात कही थी जब अमरावती में जब 2 एमएलए के बीच में झगड़ा हो गया था, तब वो जो एक एनसीपी से जुड़े हुए एमएलए हैं नवनीत राणा के पति, उन्होंने ये बात कही थी बच्चू कडू के बारे में, जो एक दूसरे अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी चलाते हैं, उनके बारे में कही थी 50 करोड़ उनको मिले वगैरह, इस तरह की बात कुछ हुई थी। बाद में बहुत झगड़ा हुआ था और फिर उस झगड़े को मिटाना पड़ा था बीजेपी को एक मध्यस्थी करके। तो वो मतलब इस तरह से वो बात सामने भी आई थी। उसका एविडेंसेस तो किसी के पास होंगे नहीं। जब कभी मोदी सरकार जाएगी, उसके बाद कभी अगर उसके कुछ ट्रेल्स मिले तो हो सकता है कि वो बात साबित हो जाए, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तब तक वो पैसे का लेन देन जो है उसके वो तो दबा रहेगा, सतह पर कभी दिखेगा ही नहीं। तो जो पैसे का उपयोग जितने बड़े लेवल पर महाराष्ट्र में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरा, यानी एक सरकार बनाने के लिए 2 पार्टियां तोड़ने का, और हो सकता है कि तीसरी पार्टी भी तोड़ने का प्रयोग जारी है। तो इस तरह का इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े लेवल पर कभी तोड़फोड़ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं देखी गई। मुझे लगता है कहीं भी नहीं देखी गई। भारत के किसी और स्टेट में इतने बड़े पैमाने पे पार्टियां तोड़ने का जो प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से पहली बार ही देखा जा रहा है। और संख्या कम नहीं है। देखिए, शिवसेना से 40 लोग, और बताया जाता है कि मतलब अजीत पवार दावा तो ये कर रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, जो 2/3 जो नंबर लगता है डिफेक्शन के लिए या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो इसके लिए जितनी संख्या लगती है 36 की, उनके पास वो आंकड़ा है, ऐसा उनका दावा है। और अब ये भी बात हो रही है कि हो सकता है कांग्रेस से भी 10-11 लोग जो है खिसक जाए और बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, उनको भी लाया जा सकता है। उस लेवल पर भी अनप्रेसिडेंटेड है। और तीसरा जो लेवल है वो बीजेपी का लेवल है। मतलब बीजेपी अपने लेवल पर क्या गणित कर रही है इसका अंदाजा किसी को नहीं आ रहा है। इतने सारे लोग अगर आप बाहर से लेकर आते हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन ऐसा है कि मिनिस्टर्स की संख्या तो सीमित है, जो भी कॉरपोरेशन से ये है उसकी भी संख्या सीमित है। जो कभी एक ही पार्टी या फिर 2 पार्टियों को मिलकर मिलता था, वो अगर आज 4 पार्टियों को शेयर करना पड़े तो उसमें मनमुटाव तो होगा, उस पर झगड़े तो हो गए, और झगड़े तो चालू हो गए हैं। मतलब यहाँ तक बात आ गई है कि जो शिवसेना की जो कुछ एमएलए है, कुछ एक देसाई है, शंभू राजे देसाई, एक गोगावले है, तो 3-4 एमएलए है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमको उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलावा है तो हम चले जाएंगे। इस तरह की बात भी हो रही है। तो इतने बड़े पैमाने पे जो तोड़फोड़ हुई है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड तो है ये, लेकिन बीजेपी का गणित क्या है? बीजेपी इन सब लोगों को किस तरह से अकोमोडेट करना चाहती है? मिनिस्ट्रीज को लेकर झगड़ा चल रहा है कि भाई
होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास न जाए, ऐसा शिंदे जी का मानना है। वो ऐसी उनकी डिमांड है, उनके कैंप की डिमांड है। उनके कैंप के लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिन लोगों से हमको तकलीफ हुई, जिसकी वजह से हम शिवसेना छोड़कर इनके साथ आए, वही लोग अगर हमारे साथ आज मंत्रिमंडल में बैठेंगे तो फिर हमारा उनके साथ में किस तरह का रिश्ता रहेगा। वो फिर से अगर प्लम पोस्ट ले लेंगे, प्लम मिनिस्ट्रीज ले लेंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। कई लोग तो गार्डियन मिनिस्टर बनने के चक्कर में है और उनका गणित जो है वो एनसीपी बीजेपी के साथ आने से उनका गणित बिगड़ गया है, अभी शायद उनको गार्डियन मिनिस्टर बनने का चांस नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी जो संभावनाएं उससे पैदा हुई, जो झगड़े पैदा हुए, उसको किस तरह से बीजेपी निपटने का प्लान कर रही है। मतलब वो जो फायर फाइटिंग है उसका प्लान कुछ तो बनाया होगा। अगर ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये अगर सिर्फ भारतीय राजनीति के ही नहीं तो जागतिक राजनीति के ये आइंस्टाइन है, ऐसा अंधभक्त मानते हैं। मतलब इनका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा होगा जहां तक राजनीति का सवाल है। तो क्या प्लान किया है इन्होंने, ये सारा जो डिसकंटेंट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको किस तरह से किया जाए ताकि कोई झगड़ा ना बचे, इसका क्या प्लान है बीजेपी के पास। तो ये बीजेपी की जो जीनियस लोग हैं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्लान है। मुझे लगता तो नहीं कुछ काम करेगा। इसमें इतने सारे झगड़े होने वाले हैं और जो दिख ही रहे, तो सारे झगड़े आप बिल्कुल उनका आपके पास निराकरण हो, इसकी कोई संभावना नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं विवेक सर, इस प्लान से अलग एक संजय राउत जो है वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि शिंदे की कुर्सी जाएगी, शिंदे की कुर्सी जाएगी। वो हर बार दावा कर रहे हैं, सामना में उन्होंने पहले लिखा, फिर कल भी वो अपनी बात में कह रहे थे। तो क्या शिंदे की कुर्सी जा रही है या कुछ सुरक्षित दिख रही है? अभी जिस तरीके से शिंदे गुट की खबरें आ रही है कि लगातार वो परेशान है, अभी आज भी उन्होंने बयान उनके गुट के तरफ से जो आया है वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री इस मामले को जल्दी सुलझाएं, क्योंकि वो एनसीपी के जो अजीत पवार गुट के जो लोग आए हैं उनको वो पचा नहीं पा रहे हैं, उनके साथ वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। जी, इसीलिए आज की मीटिंग जो शिंदे गुट की हो रही है वो उसी डिसकंटेंट को एड्रेस करने के लिए हो रही है। तो 3 अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, इतना बवाल चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये हो गया, हमने बीजेपी के लेवल पे बीजेपी ने जो किया उसकी हमने बात की। अब दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट क्राइसिस यहाँ पर हो गया है वो ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात है। आज हमें पता नहीं है कि ये जो अजीत पवार वाला गुट है उसमें सच कुछ कितने लोग शामिल है। वहां जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो शायद वहां पर ये 9 लोग और 23 लोग, ऐसे कुल मिलाकर 32 लोग वहां पर थे। उसमें से 3 लोग ऑलरेडी 3 या 4 लोग शरद पवार के कैंप में वापस आ गए हैं और ये 9 लोग मिनिस्टर बने हैं। तो बाकी जो लोग हैं क्या वो, अच्छा वो अगर आ भी जाए तो 23 में से 4 अगर आप माइनस कर दे तो 19 बचते हैं। 19 और ये 9 कुल मिलाकर हो जाते हैं 28। और लगते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर सरकमवेंट करना है तो आपको लगते हैं 36। तो ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस शिंदे गुट के खिलाफ चल रहा है तो उसका निर्णय भी आना बाकी है। उसका निर्णय उसी यार्डस्टिक से होगा जिस यार्डस्टिक से इनके साथ में जो स्पीकर है इनके साथ में जो निर्णय होगा शिंदे गुट के साथ में, उसी यार्डस्टिक से, उसी मापदंड से इनको अजीत पवार के गुट के खिलाफ भी डिसीजन या उनके खिलाफ या उनके पक्ष में डिसीजन देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिंदे गुट को डिस्क्वालीफाई कर दे और अजीत पवार गुट को क्वालिफाई कर दे। अजीत पवार गुट को तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन छगन भुजबल तो आज भी दावा कर रहे हैं, आज फिर जो उनका अभी बयान आया है उसमें वो कह रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ हैं। तो ऐसे में तो फिर वो तो शाम को पता चलेगा शरद पवार की मीटिंग में कितने लोग आते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर अभी देने का कोई मतलब, वो कुछ भी दावा करे, अगर उनके पास 40 है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर तो उनकी बात बन गई है और फिर तो शिंदे गुट का डिस्क्वालीफाई होना तय है, तभी जाकर ये गुत्थी सुलझेगी बीजेपी के लिए। आप 40 अगर नहीं 36 नहीं आते हैं अजीत पवार के साथ, मान लीजिए वो जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनके पास मान लीजिए 15-20 ही आते हैं, तो फिर तो दोनों गुट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शिंदे गुट पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और अजीत, या फिर दोनों को क्वालिफाई कर देंगे वो, फिर से कोई लूप होल ढूंढ के, नहीं दोनों गुट हमारे साथ रहेंगे। अगर दोनों गुट उनके साथ रहेंगे तो उनकी मुश्किलें तो बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अपने आप को इतनी
इतने पेचीदा मुश्किल प्रॉब्लम में बीजेपी ने डाल दिया है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि उनके पास जीनियस माइंड्स है, तो कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर टाइंग वनसेल्फ इन सेवरल नॉट्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह का एक कुछ काम बीजेपी ने किया है। उसके साथ साथ परसेप्शन में भी प्रॉब्लम हो गया है। परसेप्शन का जो वॉर है उसमें भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। लोग आज, आम जनता जो है वो ये सोच रही है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है, हमने इसके लिए आपको चुन कर दिया था। अब बात ये बताई जा रही है कि डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सारे इकट्ठा आए हैं। अभी कौन इस बात पर विश्वास करेगा? आप लोगों को मूर्ख समझते हैं। लोगों को सब पता है कि आप सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं और इसमें पैसे का बहुत खेल हो रहा है, ये भी लोग समझते हैं। तो आप परसेप्शन का वॉर भी लूज कर रहे हैं, परसेप्शन के फ्रंट पर भी आपको नुकसान हो रहा है। तो आप कुल मिलाकर अचीव क्या कर रहे हैं? आपका गेम क्या है? आप खेल किस लिए ये सब खेल कर रहे हैं? इससे आपको फायदा क्या है? ये बहुत सारे सवाल है। इन सवालों के जवाब मिलने के लिए अभी कुछ समय और हमें इंतजार करना पड़ेगा। स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं है। वो जब स्पष्ट हो जाएगी, कौन किसके तरफ है, कितने हैं, और जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आएगा, वो अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी अजीत पवार सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, तो उनको होम या फाइनेंस कोई भी एक पोर्टफोलियो उनको मिला नहीं है। उनको रेवेन्यू ऑफर किया गया है, इस तरह की बात चल रही है। तो क्या उससे वो संतुष्ट रहेंगे? मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है उनको ये बता दिया हो कि आपको तो हम सारी केसेस से आपको हम निकाल लेंगे बाहर, आपको क्लीन चिट दे देंगे, आपके लिए तो उतना ही काफी है। तो क्या प्रॉब्लम है? आप रेवेन्यू मिनिस्टर बने रहिए। आपको इतनी बड़ी मुश्किल से, झंझट से हमने अगर बाहर निकाला है, तो आप मिनिस्टरशिप के लिए फिर हैगलिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते। आप किसी एक बात में आपको सुविधा मिलेगी, इस तरह का एक धमकी भी उनको शायद दी गई हो, पता नहीं। तो कुल मिलाकर शाम तक जब ये स्थिति क्रिस्टलाइज हो जाएगी, जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो हमें और आगे इसका एनालिसिस करने में सुविधा होगी। तब तक तो इतना ही कह सकते हैं कि बहुत असमंजस की स्थिति है, बहुत झगड़े वाली स्थिति बीजेपी के गुट में बन गई है। और अपोजिशन जो है महाविकास आघाड़ी, वो फिलहाल तो वीक दिख रहा है। अभी जितनी संख्या उनके पास बची है उससे तो वो उनकी स्थिति वीक है, इस तरह का एक चित्र बना है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन, अगर लोगों ने मन बनाया है, तो चाहे बीजेपी का खेमा कितना भी स्ट्रांग दिखे और महाविकास आघाड़ी का खेमा कितना भी वीक दिखे, लोग महाविकास आघाड़ी को चुनकर दे सकते हैं। ये भी हमें धीरे धीरे पता चलेगा। जिस तरह के सर्वे अभी तक आए हैं उसमें यही बात सामने आई है। और जिस तरह से जिस गंदी राजनीति का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उससे उनका परसेप्शन और भी खराब हुआ है। और हो सकता है कि लोगों ने जो मन बना लिया था उसको और भी अपना निर्णय पक्का कर लिया हो। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। राम प्रकाश जी। और विवेक देशपांडे सर, एक सवाल जो ब्रजेश जी ने उठाया पैसे वाली बात को लेकर के, जिस तरीके से महाराष्ट्र को टारगेट करके अब वो गुजरात की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, जो आर्थिक राजधानी वाली बात हुआ करती थी, और जहां पर पैसे की ताकत वो है कि एक प्रदेश में सत्ता में बैठी हुई पार्टी पूरे देश का चुनाव लड़ सकती है। एक तो वो, दूसरी चीज सर, जो कांग्रेस को लेकर के ये खबरें आ रही हैं, अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं और टूट करके वो चाहे भाजपा के साथ जाते हैं या एनसीपी के टूटे हुए धड़े के साथ जाए या एकनाथ शिंदे के, कुल मिला के ये कि अगर टूट फूट होती है तो वहां की जो सियासत है वो आने वाले चुनाव लोकसभा के मद्देनजर कितनी बदलेगी? पहला जो मुद्दा है अपना मुंबई वाला, वो तो निश्चित वो एक मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि जिस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में होगी, उसका कंट्रोल जो है मुंबई शहर पर भी होगा। लेकिन सिर्फ पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में होने से काम नहीं चलता है, बीएमसी में भी उसकी सत्ता होनी चाहिए। ये भी एक उसमें फैक्टर है। तो दोनों जगह अपनी सत्ता हो, इसकी कोशिश बीजेपी की पहले से ही रही है। उस कोशिश का ही परिणाम था कि उन्होंने शिवसेना को एक तरह से नंबर 2 की पार्टी बना दी। पहले ऐसा समय था कि शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिलती थी, बीजेपी को कम। धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाकर और अपने टैक्टिक्स के जरिए शिवसेना को नंबर 2 पे पहुंचा दिया। और बीएमसी में भी लगभग शिवसेना के करीब बराबरी में आके वो बैठ गए हैं। पिछले बार मेरे ख्याल से कुछ 2 ही सीटों का फर्क था बीएमसी में, दोनों के बीच में। तो बीएमसी और मुंबई महाराष्ट्र
दोनों पर अपना कब्जा हो, इसकी कोशिश बीजेपी की हमेशा ही चलती रही, वो जारी है। उसका कारण जैसे बताया गया कि वही है, आर्थिक सत्ता जो है वो बम्बई से आती है, क्योंकि बम्बई सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड, सबसे ज़्यादा पैसा मुंबई में है। महाराष्ट्र सब नंबर 1 इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। तो एक तरफ महाराष्ट्र पे अपना कब्जा जमाना, दूसरी तरफ गुजरात को महाराष्ट्र के बराबरी में एक आर्थिक सत्ता वाला एक राज्य बनाना, ये भी कोशिश मोदी जी की पहले से। और अहमदाबाद जिस तरह से गिफ्ट सिटी वहाँ पर उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा कि उसमें और कुछ ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं गिफ्ट सिटी के लिए, कि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। इस तरह का एक गिफ्ट सिटी के जो इंचार्ज है उन्होंने कारण बताया है कि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, इसलिए जगह लैंड एक्विजिशन बड़े पैमाने पे हो रहा है। जो कभी किसी ज़माने में सिर्फ 150 हेक्टर था, अभी वो शायद 3000 हेक्टर तक उसका लैंड जो है वो एक्सटेंड बढ़ गया है। तो हो कुछ नहीं रहा है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, लेकिन कोशिश यही है, उसी कोशिश का वो एक पार्ट है कि वहाँ पर गिफ्ट सिटी डेवलप की जाए, जहाँ पर जो बाकी जो वाणिज्य के नियम है वो लागू ना हो, वहाँ बिल्कुल फ्री ट्रेड वाला जोन हो, जिसका फायदा अहमदाबाद को होगा। अहमदाबाद एक नया इकोनॉमिक पावर सेंटर बनेगा, लेकिन ये काफी सालों से चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं है। ऐसा आर्टिफिशियली इंड्यूस करके होता नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस होनी चाहिए। नागपुर में भी मिहान नाम का एक प्रोजेक्ट है जो पिछले 20 सालों से उसकी हम बात सुन रहे हैं, वो आज तक डेवलप नहीं हुआ है। वहां पे आईटी हब बन गया भले ही, लेकिन जिसकी परिकल्पना की गई थी कि वो एक इंटरनेशनल कार्गो हब बनेगा, वो अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो जब तक नेचुरल फैक्टर्स आपके साथ उस शहर के साथ ना हो, तब तक आपने कितना भी आर्टिफिशियली कोशिश कर लो वो नहीं होगा। तो बम्बई की जो नेचुरल एडवांटेजेस है उसके चलते बम्बई आज नंबर 1 है। ऐसा कोई आर्टिफिशियली उस वहाँ कोशिश करके उसको नंबर 1 नहीं बनाया गया है, ये पहली बात। ठीक है, उसमें मोदी जी अपने गुजरात के लिए कुछ करे, अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आज सारे की पोजीशंस पर जो ब्यूरोक्रेट्स है, बिहार काडर के अपना गुजरात काडर के जो लोग हैं वो है, जिन्होंने कभी मोदी जी के साथ काम किया था, वो भी ठीक है, मैं वो भी समझ सकता हूँ। लेकिन आपको मोदी जी का जो गुजरात बायस है उसका सबसे अच्छा उदाहरण जो गुजरात का शेर है, वो जब उसकी संख्या बढ़ी तब उसको कहीं ना कहीं और कोई जगह उसके लिए ढूंढना जरूरी था, उसको अकोमोडेट करना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो मानवीय बस्तियों में घुसना उसका शुरू हो गया, अभी भी चल रहा है। तो वो जो शेर है एशियाटिक लायन, उसको कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की बात चली, जहां पर अभी चीता लाए गए नामीबिया से। मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया, ये कह के कि वो गुजरात का प्राइड है। भाई मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है और आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने तो ये कहना कि गुजरात का शेर गुजरात में ही रहेगा, ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा संकीर्ण विचार मोदी जी की तरफ से आया था। और आज भी कुनो में वो शेर के लिए कोई जगह नहीं बची, वहां नामीबिया से चीता लाए गए। तो इतना संकीर्ण किसी अपने स्टेट के लिए काम करना अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा संकीर्ण विचार अच्छा नहीं है। क्या गुजरात एक अलग देश है? क्या मोदी जी गुजरात को अलग देश बनाना चाहते हैं? तो ये रही बम्बई वाली बात और आर्थिक सत्ता की बात। आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था, मैं जरा भूल रहा हूँ। आपने महाराष्ट्र की आज की जो राजनीति है उसके बारे में कुछ पूछा था, क्या एग्जैक्टली क्या सवाल था आपका? जी, हम जो सियासत वाली बात कर रहे थे, जिस तरीके से जो वहां पे कांग्रेस में अगर टूट फूट हो जाती है, अगर कांग्रेस टूट के किसी के भी साथ मिल जाती है, तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, इसका आज जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बात तो है, जिस तरह के सर्वेज महाराष्ट्र में आए हैं, जो लोगों का रुझान है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से है, इस तरह के सर्वेज आए हैं। और उसका एक इनडायरेक्ट एविडेंस ये भी है कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव बहुत सारे पेंडिंग है, 150 के करीब, उसमें बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, वो सारे बीजेपी ने जो है उसको अभी तक वो निर्णय नहीं लिया है वो चुनाव लेने का। उसका कारण भी ये बताया जाता है कि वहां पर शायद बीजेपी की हालत खस्ता है और वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो ये अगर ग्राउंड से इस तरह के वाइब्स
ग्राउंड से इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, जमीनी स्तर पर अगर बीजेपी की स्थिति इलेक्टोरली अच्छी नहीं है तो चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, और परसेप्शन तो इतना गलत बीजेपी के बारे में बन गया है लोगों के मन में। राज ठाकरे ने भी आज कहा, जो बीजेपी के साथ में है, उन्होंने भी आज ये कहा कि आप महाराष्ट्र के किसी भी घर में जाके जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके बारे में लोगों से पूछेंगे तो लोगों को घिन आएगी। इस तरह की महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, ऐसा राज ठाकरे कह रहे हैं। ऐसा अगर है तो कोई कारण ही नहीं मुझे दिखता कि लोग बीजेपी को भर भर कर वोट देंगे। तो अब इसको किस तरह से बीजेपी इस प्रश्न को सामने जाती है और किस तरह से ये अपने पक्ष में स्थिति करती है, ये हम देखेंगे। हमें पता नहीं क्या टैक्टिक्स उनकी रहेगी महाराष्ट्र में, किस तरह की सियासत करेंगे इसके आगे जाकर, ये हमें पता नहीं। लेकिन आज तो बीजेपी की स्थिति नाजुक है। आज अगर चुनाव होते हैं तो वो नहीं जीतेगी, लेकिन कांग्रेस अगर टूटती है फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर लोगों ने अपना मन बना लिया है, अगर कल लोगों ने अपना ये मन बना लिया था कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे, तो आप बताइए क्या कारण है कि पिछले 4-5 दिनों में महाराष्ट्र में जो राजनीति हुई है, जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुई है, उसके चलते लोग एकदम अपना मन बदल लेंगे और बोलेंगे नहीं अभी हम तो फडणवीस का साथ जाएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे, हम शिंदे के साथ जाएंगे। ऐसा क्या है कि लोग अपना मन बदल के इनके साथ में जाएंगे? मुझे लगता है और ज्यादा संख्या में लोग इनके अगेंस्ट में जाएंगे। इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति देखकर और भी ज्यादा संख्या में लोग इनके अगेंस्ट हो गए होंगे। तो अभी इसको किस तरह से बीजेपी फेस करती है, क्या करती है ताकि स्थिति उनके पक्ष में हो जाए, ये हमें पता नहीं। आज तो उनके खिलाफ बात है, ऐसा मैं इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक सर।